हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। अब आज की वीडियो में हम क्लास 12th के अंदर जो आपका चैप्टर नंबर 1 है रिलेशन एंड फंक्शन, उसकी हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। अब लास्ट वीडियो में हमने जितनी भी देखो मिसलेनियस एग्जाम्पल्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस चैप्टर की मिसलेनियस एग्जाम्पल्स और मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है वो हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और उनका लेवल भी जो है वो यहाँ पर है। तो आपको पता है हमने मतलब कि लास्ट वीडियो में हमने एग्जाम्पल्स को भी बहुत मतलब कि इजी वे में सॉल्व किया था। इस पूरे चैप्टर की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मिल जाएगी। पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और नई एनसीईआरटी के हिसाब से भी आपको जो है वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो वीडियो को अभी से लाइक और शेयर कर दो, इन वीडियोस में काफ़ी मेहनत जाती है। तो हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, शो दैट द फंक्शन R2। अब ये कुछ लिखा हुआ है कि ये हमारी कोड में ना डिफाइंड बाय फंक्शन, डिफाइन कैसे है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आई थिंक मतलब कि लास्ट ईयर में ना सैम्पल पेपर में ये क्वेश्चन था। शो दैट इज 1 1 एंड ऑन 2। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन में ना जो दिक्कत है बच्चों को, पता कहाँ पर है, इस फंक्शन में दिक्कत है। अब इस फंक्शन में पता क्या दिक्कत है, आपको ये पता होना चाहिए। अगर किसी को पूछो ना मॉड फंक्शन कैसा होता है, मैं आपसे पहले ही बात कर चुका हूँ। मॉड फंक्शन को बच्चे ये बोलते हैं कि सर जी जिसमें आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। यस, आप सही बोल रहे हो, बट मॉड फंक्शन काम कैसे करता है? देखो मॉड फंक्शन जो है ना वो इस तरह से काम करता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस तरह से मॉड के हमेशा दो आंसर होते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन 0। आप कहोगे, अगर आपने क्लास 11th में इसको नहीं पढ़ा मेरे से, आप कहोगे सर आप कैसी बातें कर रहे हो, हमने तो ऐसा कोई मॉड फंक्शन देखा नहीं है। बट बिलीव मी, ऐसा मॉड फंक्शन ही काम करता है। आप चेक कर लो, 0 से बड़ी कोई वैल्यू फिल करो, जैसे 1। अब 1 जो है, अगर मॉड 1 की हम बात करें तो मॉड 1 जो है वो इस तरह से आंसर करेगा, मतलब x इज इक्वल टू 1। इसका आंसर कितना आएगा, मॉड 1 का आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। और अगर आप -1 की मॉड की बात करो, क्योंकि x 0 से छोटा है, तो किस तरह से आंसर आएगा, -x, मतलब माइनस और x की वैल्यू कितनी है, -1। तो इस तरह से +1, इस तरह से हमेशा जो है, इस तरह से हमेशा जो है हमारे पास पॉजिटिव आंसर आता है। तो ये बात जो है ये आपको पता होनी चाहिए कि मॉड फंक्शन जो है वो किस तरह से काम करता है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता होगा ना, फिर आप मतलब क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं कर सकते। अब हमारा फंक्शन देखो, अब हमारा फंक्शन जो है वो R2। अब ये जो लिखा हुआ है ध्यान से देखो, x बिलोंग्स टू R सच दैट -1 इस तरह से डिफाइन है। मतलब देखा जाए तो हमारा जो डोमेन है वो सारे रियल नंबर फिल कर सकते हैं, और जो हमारा आंसर है उसमें हम -1 और 1 के बीच में ही अपने आंसर जो है वो ले सकते हैं। फंक्शन डिफाइन कैसे है, फंक्शन डिफाइन कैसे है, x/1 प्लस मॉड x। अब देखो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते कि आप डायरेक्टली यहाँ पर जो है वो वैल्यू फिल कर दो, क्योंकि मॉड के अपने दो आंसर होते हैं, वो प्लस भी हो सकता है, वो माइनस भी हो सकता है। इसलिए हमें इस मतलब कि मॉड फंक्शन को जो है वो ब्रेक करना पड़ेगा। अब ब्रेक कैसे करेंगे, ध्यान से देखो इसको ब्रेक कैसे करेंगे। अब इसका आंसर होगा x/1 प्लस x/1 माइनस x। ध्यान से देखो, मॉड x का प्लस x आंसर, मॉड x का माइनस x आंसर। अब आपको पता है अगर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी, आपको पता है x की वैल्यू अगर 0 से छोटी होगी। तो इस तरह से हमारा जो फंक्शन है, इस तरह से हमारा जो फंक्शन है वो काम करेगा, इस तरह से हमारा जो फंक्शन है वो काम करेगा। तो आई थिंक मतलब कि ये आपको क्लियर है कि ये मैंने कैसे लिखा है, और ये लिखना जरूरी है, इसके बिना हम क्वेश्चन जो है वो नहीं कर सकते। अब हमारा फंक्शन आपने देख लिया, अब आपने हमारा फंक्शन जो है वो देख लिया कि मॉड फंक्शन जो है वो किस तरह से बिहेव करेगा। ये हमें क्लियर हो गया। ठीक है, मॉड फंक्शन हमारा किस तरह से बिहेव करेगा ये हमें क्लियर हो गया। अब हमें चेक क्या करना है, सर 1 1 ऑन 2। तो 1 1 ऑन 2 चेक करते हैं। तो हम 1 1 ऑन 2 जो है वो चेक करते हैं। तो 1 1 ऑन 2 जो है वो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले 1 1 की बात करते हैं। अब ना थोड़ा सा याद करो, पीछे एक्सरसाइज में जाओ 1.2 में। यहाँ पर एक दिक्कत आएगी, देखो मैं आपको अभी बताता हूँ, मैं पहले नहीं बताऊंगा, आप खुद सोचना। हम क्या करेंगे, सर जी दो एलिमेंट लो, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। दो नंबर मतलब एलिमेंट ले लिए। इसके बाद क्या होता है, सर जी 1 1 प्रूव करवाने के लिए हम क्या करते हैं कि इमेजेस सेम है, एलिमेंट्स भी सेम है। इमेजेस सेम है, एलिमेंट्स भी सेम आ जाए तो 1 1 हो जाएगा। क्या यहां पर मैं डायरेक्टली कर सकता हूं? नहीं। अगर आप थोड़ा सा सोच के देखो, हम नहीं कर सकते, क्योंकि
अब आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए, देखो आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या सर x1 और x2 जो हैं वो 0 से बड़े हैं या 0 से छोटे हैं, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग आंसर है। तो इसलिए यहां पर क्या बनेंगे, इसलिए यहां पर क्या बनेंगे सर जी केस, और पहला केस क्या बनेगा, याद करो इवन ऑड वाला क्वेश्चन, इसलिए मैं पहले नहीं बता रहा था। केस 1 क्या बनेगा, बोथ x1 एंड x2 आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों जो हैं वो 0 से बड़े हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे सर जी, लेट इमेजेस क्या हैं, सेम। हमने इमेजेस क्या मान ली, सेम। इसके पीछे का मैं लॉजिक आपको बता चुका हूं। हमने इमेजेस क्या मान ली जी, सेम मान ली। इमेजेस अगर हमारी सेम है, इमेजेस अगर हमारी सेम है, तो अगर इमेजेस हमारी जो हैं वो सेम है तो उसके बाद क्या करेंगे, चलो आगे चलते हैं। इमेजेस हमारी क्या है, सेम। ठीक है, अगर इमेजेस हमारी सेम है तो fx1 का आंसर इसके अकॉर्डिंग आएगा, कितना आएगा जी, x1 अपॉन 1 प्लस x1, यहाँ पर x2 अपॉन 1 प्लस x2। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। x1 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस x2 के साथ, x2 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस x1 के साथ। यहाँ पर x1 प्लस x1 x2, यहाँ पर x2, यहाँ पर x1 x2। अब क्लियरली ये आपस में कट गया, तो मेरे पास कितना आ गया, x1 इक्वल टू x2। तो इमेजेस सेम थी, एलिमेंट भी सेम आ गए, देयरफॉर इट इज़ 1 1। तो इस केस में हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 हो गया। ठीक है, वो हमारा 1 1 हो गया। अब नेक्स्ट केस की बात करते हैं। अब आप मेरे को बताओ नेक्स्ट केस क्या होगा। तो नेक्स्ट सर केस हम ले लेते हैं केस 2। नेक्स्ट केस कौन सा होगा सर, लेट x1 एंड x2 बोथ आर लेस देन 0, दोनों 0 से कम है। तो हम क्या मानेंगे सर जी, लेट इमेजेस क्या हैं, सेम, x1 इक्वल टू fx2। ठीक है, और लेस देन 0 में क्या आंसर आता है, लेस देन 0 में क्या आंसर आता है, लेस देन 0 में क्या आंसर आता है, इसको भी इधर ही कर लो, लेस देन 0 में क्या आंसर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं, सर आएगा जी x1 अपॉन 1 माइनस x1, यहाँ पर x2 अपॉन 1 माइनस x2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो जी जरा, यहाँ पर भी करो 1 माइनस x1, सॉरी 1 माइनस x1। ठीक है, तो x1 माइनस x1 x2 माइनस x2 x1। अब ये आपस में कट, क्योंकि माइनस माइनस दोनों कट कर सकता हूँ मैं, तो मेरे पास कितना रह गया, x1 इक्वल टू x2। इमेजेस सेम थी, एलिमेंट भी सेम आ गए, इट इज़ 1 1। ये जो हमारा हो गया। देखो ये तो केस दोनों बहुत आसान थे, याद करो हमने ऐसे बहुत से क्वेश्चंस किए हैं। दिक्कत पता कहाँ पर आएगी, दिक्कत पता कहाँ पर आएगी, जब आपको पता है कि सर जरूरी थोड़ी ना कि ऐसा ही होगा, ये भी तो हो सकता है सर, ये भी तो हो सकता है केस थर्ड में कि सर एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। लेट x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x2 जो है वो लेस देन 0। ये भी तो हो सकता है ना कि सर इस तरह से हो जाए, ये भी तो हो सकता है कि सर इस तरह से हो जाए। यस बिल्कुल हो सकता है, यस बिल्कुल हो सकता है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद ध्यान से देखो, अगर x1 देखो, याद करो अगर आपने इवन ऑड वाला क्वेश्चन किया एक्सरसाइज में, तो यहां पर ये वाला केस जो है वो हमारा फेल है कि अगर हम इसको ऐसे करें। अब बहुत से बच्चे क्या बोल देंगे जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा, सर fx1 इक्वल टू fx2, इमेजेस सेम है, एलिमेंट भी सेम आ जाएंगे, तो इट इज़ 1 1। बट ये गलत है। आपको पता है एक नंबर 0 से बड़ा है, दूसरा नंबर 0 से छोटा है, ये आपस में क्लियरली ये आपस में जो हैं ये इक्वल नहीं हो सकते। क्योंकि ये क्या है, क्योंकि अगर मैं इसको लिख के दिखाऊं, तो ये एक पॉजिटिव नंबर है और ये एक नेगेटिव नंबर है। अगर हम वैसे बात करें, वैसे तो ये 0 भी है, बट ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते। तो यहाँ पर हमारा दूसरा फंडा चलेगा। हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली बात है एलिमेंट्स अलग अलग आ गए, ऑब्वियसली बात है एलिमेंट्स जो हैं अलग अलग आ गए, तो fx1 की बात करते हैं। तो fx1 का आंसर कितना आएगा, क्योंकि ये 0 या 0 से बड़ा है, x1 अपॉन 1 प्लस x1। ठीक है, अब मैं आपको रफ में समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से समझना।
x1 0 या 0 से बड़ा है, कोई भी वैल्यू फिल करो सर, 2/1 + 2, ये एक पॉजिटिव नंबर है। कोई और नंबर फिल कर लो सर, 1/2 फिल कर लो सर, 1/2 फिल कर लो, 1/2/1 + 1/2, ये भी क्या है, पॉजिटिव नंबर है। और आप ऐसा करो, 0 फिल कर लो, 0/0 0/1 + 0, ये क्या आएगा, 0। मतलब इसकी वैल्यू या तो 0 आ रही है या हमेशा 0 से बड़ी आ रही है। इसका मतलब इसकी वैल्यू या तो 0 आ रही है या 0 से बड़ी आ रही है। इसका मतलब इसकी वैल्यू इसको हम लिखेंगे कैसे, इसका मतलब इसको हम लिखेंगे कैसे, जैसा कि मैंने आपको रफ में बता दिया कि ये वैल्यू जो है ये हमेशा 0 या 0 से बड़ी है। मतलब इसका आंसर जो है वो हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, अब fx2 की बात करते हैं। लेट fx2, अब fx2 में क्या हो रहा है आपको पता है क्या होगा, x2/1 - x2। अब इसको भी रफ में समझना, समझना, ध्यान से देखो। 0 x2 जो है वो 0 से छोटा है, -1 फिल करो यहाँ पर, कितना आंसर आएगा, -1/2, कितना आ रहा है, नेगेटिव। ठीक है, -2 फिल कर लो, कभी भी करके देख लेना, इसका आंसर हमेशा कितना आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो अगर इसका आंसर नेगेटिव आएगा, दैट मीन्स आप कोई भी वैल्यू इसमें फिल करके देख लो, मैंने आपको मतलब कि साथ साथ में बता भी दिया, तो ये हमेशा क्या होगा, लेस देन 0। मतलब इसका आंसर जो है वो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। तो देयरफॉर अगर एक का आंसर हमेशा पॉजिटिव या 0 से बड़ा आ रहा है, दूसरे का आंसर हमेशा 0 से छोटा आ रहा है, तो ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते। एलिमेंट्स इक्वल नहीं थे, इमेजेस भी इक्वल नहीं आई, देयरफॉर f इज 1/1। मतलब इस केस में भी हमारा फंक्शन जो है वो 1/1 जो है वो हो गया। ठीक है, अब देखो, अब इसका जो नेक्स्ट केस है वो बहुत इजी होता है, मगर आपको ये समझ में आए ना, तो ये जस्ट उससे क्या है, उल्टा है। ये जस्ट क्या है, उससे उल्टा है। तो इसको उल्टे को करते हैं, ध्यान से देखना, आपके सामने कर दूंगा। ये बहुत इजी है, तो यहाँ पर ही कर देता हूँ। ठीक है, ये बहुत इजी है इसलिए इसको यहीं पर कर देता हूँ। तो देखो ध्यान से इसको, तो अब हमारे केस फोर्थ की बात करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे केस फोर्थ की बात करते हैं। तो केस फोर्थ कैसा होगा, जल्दी करेंगे। केस 4 लेट, अब x1 जो है वो लेस देन 0 है एंड x2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उल्टा कर दिया। तो क्लियरली यहाँ पर भी सेम वही लैंग्वेज लिख रहा हूँ, क्लियरली x1 नॉट इक्वल टू x2, क्योंकि आपको पता है x1 यहाँ पर अब नेगेटिव है और ये क्या है हमारा, पॉजिटिव। ठीक है, तो लेट fx1 का आंसर कितना आएगा, x1 नेगेटिव है ना, 1 - x1। और मैंने आपको यहाँ पर भी दिखाया था, अब इसमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू फिल करो, -1, इसका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, यहाँ पर हमने कर चुके हैं। तो इट इज़ ऑलवेज लेस देन 0, तो इसका आंसर हमेशा कितना आएगा, नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर लिखो लेट fx2। ठीक है, देखो हो सकता है कि कोई टीचर इसको और तरीके से करवा दे, बट मेरी नॉलेज में ये बेस्ट मेथड है। लंबा लग सकता है आपको बट इजी बहुत है। अब इसका आंसर fx2 जो है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा है, इसका आंसर हमेशा 0 या 0 से बड़ा आएगा। हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया था, हमने यहाँ पर इसको फील भी कर लिया था इस स्टेप में। ठीक है, अब क्लियरली देयरफॉर fx1 नॉट इक्वल टू fx2, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, देयरफॉर f इज 1। तो यानी कि हमारा फंक्शन जो है वो हर एक केस में 1/1 जो है वो हो गया। इसके अलावा कोई और केस बनता भी नहीं, सोच के देख लो, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या दूसरा नेगेटिव पहला पॉजिटिव, मतलब कि दूसरा पॉजिटिव पहला वाला नेगेटिव, तो कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो इस तरह से हमने 1/1 जो है वो कर लिया। अब ऑन टू की बात करते हैं। तो ऑन टू में हम क्या करते हैं, सबसे पहले
ऑन टू में क्या करते हैं सबसे पहले आप मेरे को बताओ सर। ऑन टू में लिखते हैं हम एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अब एफ एक्स की अपनी वैल्यू कितनी है, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0। तो इस तरह से हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइन है। हम क्या करते हैं सर, हम x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालने की कोशिश करते हैं। क्या मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अगर x 0 या 0 से बड़ा है, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स अगर x 0 से छोटा है। तो y की वैल्यू है ना ये सारी, y इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू, मैंने वही लिखा है, ठीक है। अगर आप मेरे से पहले भी पढ़ चुके हो तो आप इन सब चीज़ों से फेमिलियर हो गए, आप इन सब चीज़ों से क्या हो गए, फेमिलियर, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे हम क्या करेंगे सर, y इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है, इज इक्वल टू एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन 0। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। आगे चलते हैं, आगे करो जी मल्टीप्लाई, y प्लस एक्स वाई, अलग अलग कलर में इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको देखने में आसानी रहे कि ये दो स्टेप इकट्ठे हैं, ठीक है। ये जस्ट मैं स्टेप आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप इसमें बहुत सारी जो स्टेप्स है वो छोड़ सकते हो, इसको कंप्लीटली आप रफ में भी कर सकते हो, डायरेक्टली लिख सकते हो कि y की वैल्यू मतलब x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y क्या आएगी। अब यहाँ से आप क्या करो, एक्स वाई टर्म्स को इकट्ठे कर लो। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वाई, एक्स लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई, एक्स लेस देन 0। आगे चलते हैं, यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से आप y कॉमन मतलब कि जो है यहाँ से आप x कॉमन ले लो, 1 माइनस वाई 1 प्लस वाई, यहाँ पर वही x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं, अब देखो बेसिकली y को अब इधर ले आओ, तो y अपॉन 1 माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y अपॉन 1 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन 0। ध्यान से देखो हमारा x इन टर्म्स ऑफ y आ चुका है। इसको और तरीके से लिखें, तो x कितना आएगा, x अगर 0 या 0 से बड़ा है तो कितना आंसर आ रहा है, y अपॉन 1 माइनस वाई, x अगर 0 से छोटा है y अपॉन 1 प्लस वाई, ठीक है। अब मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, अब हमें इसको कंबाइन फिर से करना है। ध्यान से देखो हमारा y कहाँ से आ रहा है, y आ रहा है जी यहाँ से, y हमारा कहाँ से आ रहा है, इसमें से, मतलब इसका आंसर हमेशा y का आंसर जो है वो हमेशा -1 और 1 के बीच में रहेगा। y का आंसर जो है वो हमेशा 1 और -1 के बीच में रहेगा। अब ऐसा करो, देखो इसका आंसर y अपॉन 1 माइनस वाई का आंसर कितना आ रहा है, पॉजिटिव, इसका आंसर कितना आ रहा है, हमेशा नेगेटिव। एक वैल्यू सोच के देख लो, देखो y जो है हमारा वो इस तरह से है, ठीक है। अगर इसको मैं नंबर लाइन पे बनाऊं तो y हमारा इसके बीच में है, ठीक है। अब ऐसा करो इससे बड़ी वैल्यू 0 से बड़ी वैल्यू 0.5, एक बार फिल करके देखो, एक बार बड़ी वैल्यू इसमें फिल करके देखना, इसमें 0.5 अपॉन 1 माइनस 0.5 कितना आएगा, 0.5 बाय 0.5, ये कट के कितना आएगा, 1 ही आएगा। मतलब इसका आंसर हमेशा, मतलब यहाँ पर y की वैल्यू जो है वो हमेशा क्या रहेगी, 0 या 0 से बड़ी 1 से छोटी। और अगर आप यहाँ पर फिल करो, जैसे अगर आप देखो
जैसे अगर आप देखो मुझे इसका आंसर जो है वो क्या चाहिए, इसका आंसर मुझे देखो मैंने यहाँ पर ये वाली वैल्यू क्यों फिल की है, क्योंकि मुझे इस चीज़ का आंसर जो है y/1 - y का आंसर कितना चाहिए, पॉजिटिव। और यहाँ पर मुझे कितना चाहिए, यहाँ पर मुझे कितना चाहिए, नेगेटिव। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें -0.5 फिल करूँ, -0.5 1 - 0.5, ऊपर 0.5 ही आएगा, नीचे 0.5, माइनस में है ना, तो आंसर कितना आएगा, नेगेटिव। तो इसका आंसर मेरा नेगेटिव आएगा, इसका आंसर मेरा पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर मैंने वो करके भी दिखा दिया किस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। तो यानी कि यहाँ मैं क्या लिखूंगा, अगर मैं इसको और कंबाइन करूँ, अगर मैं इसको और कंपाइल करने की कोशिश करूँ, ये कंपाइल करना जरूरी है, इसको मैं ऐसे लिखूंगा y/1 - y। इसका आंसर मेरा पॉजिटिव आ रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पर मैं इसको देखो 0 भी फिल कर सकता हूँ, 0/1 - 0 कितना आएगा, 0 ही आएगा, मतलब वो भी मैं फिल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर y जो है वो इस तरह से आएगा, और y/1 + y का आंसर कितना आएगा, -1 से बड़ा, 0 से छोटा। तो ये हमारा मतलब कि फंक्शन जो है वो पूरा कंपाइल होके इस तरह से बन गया। तो हमारा फंक्शन जो है वो इस तरह से कंपाइल होके बन गया। ठीक है जी। देखो मैं फिर से एक बार दोबारा से बता देता हूँ। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, मैंने y को लिखा, y = दिस, y = दिस, मल्टीप्लाई किया, करता गया, अल्टीमेटली मैंने x की वैल्यू निकाल ली। अब ऑब्वियसली बात है, इस चीज का y/1 - y का आंसर पॉजिटिव आ रहा है, y/1 + y का आंसर नेगेटिव आ रहा है। अब ये पॉजिटिव कब आएगा, क्योंकि y की वैल्यू तो -1 और 1 के बीच में है, तो वो मैंने डिसाइड कर लिया कि 0 और 1 के बीच में ही आएगा। अब फिल कर चेक करके देख लो, अगर आप यहाँ पर इससे छोटी वैल्यू फिल करोगे तो इसका आंसर नेगेटिव आ जाएगा, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर मुझे क्या चाहिए, फंक्शन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव, इसका आंसर फंक्शन के अकॉर्डिंग नेगेटिव, तो वो भी मैंने डिसाइड कर लिया। और इसका मतलब आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर फिल करोगे ना, उसके लिए हमेशा हमें x का आंसर जो है वो मिल जाएगा। मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, देयरफॉर फॉर एवरी y जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, y जो है किसको बिलोंग कर रहा है, -1, 1 को, उसके बीच में है। देयर इज x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट मतलब हमेशा वो किसी ना किसी के साथ अटैच हो रहा है। 0 तक आप नंबर यहाँ पर फिल कर सकते हो, 1 से छोटे आप सारे फिल कर लो, रियल नंबर आंसर आएगा। यहाँ पर फिल कर लो, हमेशा क्या आएगा, रियल नंबर। ध्यान से देखो, यहाँ पर एक गड़बड़ हो सकती है कि अगर मैं y की वैल्यू 1, देखो यहाँ पर अगर मैं y की वैल्यू 1 फिल कर दूँ ना, ये नॉट डिफाइंड बन जाएगा, और y हमारा 1 से छोटा ही है। सेम यहाँ पर अगर मैं y को -1 फिल करूँ ना, तो आंसर नॉट डिफाइंड बनेगा, बट यहाँ पर हमारा y जो है वो -1 से बड़ा है। तो हमेशा ये देयरफॉर f इज ऑन टू। तो हमारे फंक्शन में क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कि चेक 1 1 ऑन टू। तो ये हमारा 1 1 भी हो गया हर एक केस में, और ये हमारा ऑन टू भी हो गया। आई होप ये क्वेश्चन जो है ये आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शो दैट द फंक्शन फ्रॉम R to R गिवन बाय fx = x³ इज इंजेक्टिव। अब आपको पता है इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है, 1 1। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन को लिखते हैं। ये क्वेश्चन तो हमारे लिए बहुत ईजी है। फंक्शन है जी हमारा R to R, और ये क्वेश्चन ना हम वैसे 1.2 में कर चुके हैं। fx = x³। अब आपको पता है हमें इंजेक्टिव चेक करना है, हमें क्या चेक करना है, इंजेक्टिव मतलब 1 1। तो हम क्या करेंगे सर जी, 2 एलिमेंट ले लो, x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। लेट हम मान लेते हैं इमेजेस क्या हैं, सेम। तो इसका आंसर कितना आएगा, x1 का क्यूब x2 का क्यूब। और आपको पता है x1 का क्यूब और x2 का क्यूब है यहाँ पर, और ये कट जाएंगे। क्यूब मैं कट कर सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है क्यूब का एक ही आंसर होता है। 2 का क्यूब, देखो ऐसा नहीं बोल सकते कि 2 आंसर आएंगे। 2 का क्यूब 8 होता है, -2 का क्यूब -8 होता है, तो इसलिए इसका एक ही आंसर आएगा। स्क्वायर में ये होता है, आपको मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ कि स्क्वायर में होता है, और ये भी डिपेंड करता है कि नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन है स्क्वायर में, या रियल नंबर टू रियल नंबर।
तो यहाँ पर एलिमेंट सेम थे, सॉरी इमेजेस सेम थी, एलिमेंट भी सेम आ गए, देयरफॉर एफ इज इंजेक्टिव। तो ये क्वेश्चन तो हमारे लिए बहुत ईजी था। प्लीज़ ये क्वेश्चन ना ठीक है मिसलेनियस में है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट ये मुश्किल हमें इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि ये क्वेश्चन हम पहले 1 पॉइंट में बहुत कर चुके हैं। याद रखना यहाँ से R टू R भी आ सकता है, यहाँ पर स्क्वायर भी आ सकता है, यहाँ पर N टू N भी आ सकता है और यहाँ पर X स्क्वायर आ सकता है। ये फंक्शन कई बार 1 1 होता है, ऑन टू, मतलब ये बहुत ध्यान से करना आपने इसको, इस पर मैंने काफ़ी टाइम लगाया था आपका, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट, गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट X, कंसिडर क्या करना है उसके बाद, Px विच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, विच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ X, डिफाइन अ रिलेशन इन Px एज फॉलोज फॉर द सबसेट्स, फॉर द subsets A and B in Px, A are B if and only if A is subset of B, R is an equivalence relation on Px, justify your answer। तो ये बहुत मतलब कि ये क्वेश्चन जो है बहुत सोच समझ के हमें करना है, तो मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह से करना है। सबसे पहले ना इस क्वेश्चन में आपको जो है इस क्वेश्चन में आपको 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। आप मेरे को ये बात बताओ ये किसका साइन है, आप मुझे ये बात बताओ ये किसका साइन है, ये है जी सबसेट का, ये किसका साइन है, ये सबसेट का है। गिवन है नॉन एम्प्टी है Px B विच इज सबसेट ऑफ, देखो आपको याद होगा, वैसे आपको वैसे रिमाइंड करवा देता हूँ, अगर मान लो X कोई 1 2 सेट है तो Px एक ये होता है, इसको हम बोलते थे पावर सेट, वैसे इसका कोई लेना देना नहीं है क्वेश्चन से ज़्यादा, आपको वैसे ही बता देता हूँ, कुछ चीज़ें आपके काम आ जाएंगी। तो इसमें हमें सारी सबसेट लिखने हैं, तो 5 इसका सबसेट है, 1 इसका सबसेट है, 2 इसका सबसेट है और 1 2 इसका। मतलब यहाँ से हमें क्या चीज़ें सीखी हैं कि एम्प्टी सेट जो होता है वो हमेशा सबका सबसेट होता है, ये 1 भी होगा 2 भी होगा, और जो सेट खुद होता है वो हमेशा अपना क्या होता है, सबसेट। क्योंकि सबसेट की डेफिनेशन देखो क्या है, मान लो ये 1 2 है, ये जस्ट रफ काम है ताकि आप इसको समझ पाओ, और B है 1 2 3, तो A का हर एक एलिमेंट इसमें है, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि A इज सबसेट ऑफ B, बट B का ये जो 3 है ये इसमें नहीं है, तो B इज नॉट सबसेट ऑफ A। आई थिंक पहले आपको सबसेट के बारे में थोड़ी क्लैरिटी होगी कि सबसेट का मतलब बेसिकली मतलब क्या होता है, ये क्लियर है। अब देखो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, लेट X बी, सबसे पहले क्वेश्चन थोड़ा लिखने की कोशिश करें ना कि आपको अच्छे समझ में आए। लेट X बी एनी नॉन एम्प्टी, लेट X बी एनी नॉन एम्प्टी, X बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, ये कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो उस पर क्या करेंगे, लेट, उन्होंने लिखा हुआ है, उन्होंने ही लिखा हुआ है, लेट Px बी, लेट Px बी एनी सेट, बी एनी सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ X, ऑल सबसेट्स ऑफ X। Px में कौन कौन से सेट्स हैं, सारे, सॉरी कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, सारे सबसेट्स हैं। अब हमें देखो, अब हमें रिलेशन फॉर अ सबसेट A एंड B इन Px, A मतलब देखो इज R इन एन इक्विवेलेंट, देखो R जो है, R जो है वो हमारा, R जो है वो हमारा कहाँ पर डिफाइन है, तो फॉर सबसेट्स A B इन Px, A का रिलेशन B से है इफ एंड ओनली इफ A इज सबसेट ऑफ B। तो हमारा जो रिलेशन है, हमारा जो रिलेशन है ना, वो हमारा जो रिलेशन है वो बेसिकली Px टू Px जो है वो डिफाइन है, ठीक है। अब रिलेशन डिफाइन कैसे है, रिलेशन डिफाइन कैसे है, उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, देखो उन्होंने तो ऐसे लिखा है A आर बी, देखो उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, इसको उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है कि A का रिलेशन B से है इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ A इज सबसेट ऑफ B। अब इस चीज़ को जो है, अब इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, A कॉमा B बिलोंग्स टू R, एक ही बात है। इसका मतलब क्या है कि A और B का रिलेशन है, इसका मतलब भी वही है, इसका मतलब भी वही है, ठीक है। अब क्या बात करेंगे हम, अब सर जी हम बात करेंगे कि क्या प्रूव कर, चेक करना है हमें, रिफ्लेक्सिव, सॉरी इक्विवेलेंस चेक करना है। सबसे पहले बात करेंगे हम
रिफ्लेक्सिव की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव में क्या करना होता है सर जी, एलिमेंट का रिलेशन जो है वो खुद से होना चाहिए। तो हम इसमें एलिमेंट कैसे मानेंगे, लेट ए बिलोंग्स टू पी एक्स। अब यहाँ पर कैपिटल लेना पड़ेगा क्योंकि सेट को हम हमेशा कैपिटल से डिनोट करते हैं। ठीक है, प्रूव क्या करवाना है, हमें ये प्रूव करवाना है ए आर ए, मतलब ए का रिलेशन खुद से होना चाहिए। ए का रिलेशन कब बनेगा, ए का रिलेशन कब बनेगा, सॉरी, ए का रिलेशन जो है वो कब बनेगा, ए का रिलेशन जो है वो कब बनेगा, जब ए इज सबसेट ऑफ ए। देखो ए का रिलेशन बी से कब बनता है, जब ए इज सबसेट ऑफ बी, जब पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट बन जाता है। अब पहला भी ए है, दूसरा भी ए है, हम क्या लिखेंगे, वी नो एवरी सेट इज ऑलवेज, एवरी सेट इज, यहां पर करते हैं, एवरी सेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट जो है वो खुद का हमेशा सेट सबसेट होता है। देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं, ए इज सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं कि ए का रिलेशन ए से है, इसका मतलब आर इज रिफ्लेक्सिव। तो ये जो रिलेशन है हमारा, ये रिफ्लेक्सिव है। अगर ये रिफ्लेक्सिव है, इसके बाद हमें क्या चेक करना पड़ेगा, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक को नेक्स्ट पेज पे चेक करते हैं। आज जी सिमेट्रिक को करते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए देखो क्या करेंगे, सिमेट्रिक के लिए देखो क्या करेंगे, सिमेट्रिक में क्या करना होता है सर जी, दो एलिमेंट लेने होते हैं। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू पी एक्स। हम क्या मानेंगे सर जी, लेट ए बी का रिलेशन है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कि ए आर बी। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करवाना है, तो यहां पर देखो हमें प्रूव क्या करवाना है कि बी का रिलेशन ए से बन जाए, मतलब बी कॉमा ए का रिलेशन जो है वो बन जाए। अब इसका मतलब देखो, इसको पढ़ के देखो, इसका मतलब क्या है, ए इज सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब क्या है, बी इज सबसेट ऑफ ए, मतलब ए भी उसका सबसेट बन जाए, बी भी उसका सबसेट बन जाए। बट ये तो एक ही कंडीशन है। अगर आपने सेट थ्योरी ध्यान से पढ़ी है, अगर मैं ए इज सबसेट ऑफ बी मान लूं एंड बी इज सबसेट ऑफ ए मान लूं, पढ़ के देखो, ए का हर एक एलिमेंट बी में है, बी का हर एक एलिमेंट ए में है, इसका मतलब दोनों सेट्स जो हैं वो इक्वल है। अब ये कोई जरूरी कंडीशन थोड़ी ना कि हर बार ये इक्वल ही हो। इसकी मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट ए को मैं 1 अगर मान लूँ एंड बी को मैं 1 2 मान लूँ, क्लियरली ए इज सबसेट ऑफ बी। क्लियरली ए जो है वो सबसेट ऑफ बी है, क्योंकि ए का 1 जो है वो इसमें प्रेजेंट है, तो ए का हर एक एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। बट एज 2 बिलोंग्स टू 1, 2 मतलब बी, बट 2 डज नॉट बिलोंग टू ए, देयरफॉर बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। अब यहां से क्या बात डिसाइड हुई थी, कि ए का रिलेशन, यहां से क्या बात डिसाइड हुई थी, इसको अलग कलर में लिखते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि ए का बी से रिलेशन है। इसका मतलब क्या हुआ, बी कॉमा ए का रिलेशन नहीं बना। तो ए बी का रिलेशन था बट बी ए का जो रिलेशन है वो नहीं बना। और अगर ऐसा मतलब कि है, अगर ऐसा है तो देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा लास्ट में, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक नहीं है। देखो ऐसा नहीं है कि मेरे दिमाग में पहले से था, हमने ये देखा कि हमें क्या प्रूव करवाना है। हमने ये देखा कि ए बी का रिलेशन है तो बी ए का भी होना चाहिए। उसको पढ़ के देखो, ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए। ये झूठ होना कि हर बार ऐसा ही होगा, तो इसलिए ये रिलेशन जो है ये हमारा सिमेट्रिक जो है वो नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आगे देखो क्या करेंगे,
आगे देखो क्या करेंगे, आगे क्या करवाना है हमें, आगे क्या करवाना है हमें सर जी, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में हमें क्या करना होता है, ट्रांजिटिव में सर 3 एलिमेंट लेने होते हैं। लेट, अब 3 सेट लेंगे, ए बी सी बिलोंग्स टू पी एक्स। हमें क्या करना होता है सर, लेट ए बी का रिलेशन है, इसका मतलब क्या बना कि ए इज सबसेट ऑफ बी। लेट सर बी कॉमा सी का रिलेशन है, विच एम्प्लाइज बी इज सबसेट ऑफ सी। अब सोच के देखो, मान लो यहाँ पर ए 1 2 है, बी मान लो 1 2 3 है, सी मान लो 1 2 3 4 है। आप कोई भी और सेट ले सकते हो। अब क्लियरली ए का हर एक एलिमेंट बी में है, तो यहाँ पर ए इज सबसेट ऑफ बी है। अब क्लियरली बी का हर एक एलिमेंट सी में पड़ा, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो ये भी इसका सबसेट है। क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि ए का भी हर एक एलिमेंट सी में प्रेजेंट है? तो सोच के भी देखो, ए से बड़ा बी, बी से बड़ा सी, इसका मतलब ए जो है वो सी का सबसेट तो बन ही जाएगा। ए 1 भी इसमें है, 2 भी इसमें है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, विच एम्प्लाइज एज ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी, which implies A is a subset of C. Therefore A C का रिलेशन जो है वो बन गया। Therefore R is transitive. तो हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव था क्योंकि हर एक सेट जो है वो खुद का सबसेट तो होता ही है। रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक नहीं हुआ, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि दोनों सेट्स हमेशा इक्वल हो। मैंने आपके एग्जांपल लेके दिखा भी दिया, अब ये भी एग्जांपल लेके दिखा दिया, ये हमेशा क्या होगा, ट्रांजिटिव। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन, इसमें कुछ और कुछ पूछा है, जस्टिफाई योर आंसर, बिल्कुल ठीक है। तो हमने अपना क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस। अब ये क्वेश्चन ना मुझे देखा सा लग रहा है, ऐसा क्वेश्चन हमने मतलब किया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है। अब ये ना बेसिकली एन 1 2 लेके एन तक है ना, तो इसको कैसे करेंगे। अब इसमें जो सोचने वाली बात है ऑन टू फंक्शन, और ये सेट जो बहुत ही थोड़ा सा खतरनाक सा लग रहा है क्योंकि एन तक दिया हुआ है। अब इसको पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, ध्यान से समझना मेरी बात को। ऑन टू फंक्शन कब होता है? ऑन टू फंक्शन कब होता है सर, जब अगर मैं यहाँ पर मान लो कुछ ऐसे है, लो जी, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल है, आपको समझा वाला क्वेश्चन वाला फील करवाना चाहता हूँ, ठीक है। मान लो यहाँ पर है 1 2 3, यहाँ पर है 5 6 7, ठीक है। तो यानी कि अगर यहाँ पर मान लो ज़्यादा एलिमेंट्स भी हैं, अब क्लियरली ये फंक्शन जो है ये ऑन टू है। सर ऑन टू कैसे है? ध्यान से देखो, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट जो है वो खाली नहीं है। अगर बाय चांस ये मैं एलिमेंट जो है, अगर मैं ये एलिमेंट जो है वो अटैच ना करूँ तो 7 खाली रह गया, तो इट इज़ नॉट ऑन टू, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर हमारा फंक्शन ऑन टू कैसे होता है कि यहाँ पर राइट साइड में कोई भी एलिमेंट जो है वो खाली जो है वो नहीं रहना चाहिए, ठीक है, वो खाली जो है वो नहीं रहना चाहिए। अब देखो इसको मैं आपको कैसे समझाऊंगा, इसको, हाँ जी। अब देखो 1 to 1, देखो हमारा फंक्शन जो है, हमारा फंक्शन पहले लिखते हैं, हमारा फंक्शन कैसे डिफाइन है, नंबर ऑफ ऑल 1 1। देखो हमारा फंक्शन जो है वो इस तरह से डिफाइन है, 1 2 3 to n to 1 2 3 to n, ठीक है। अब इसी को समझने की कोशिश करते हैं, बट इसको हम जो समझेंगे वो रफ में समझेंगे और छोटी एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से याद करो, हमारे कहाँ पर क्वेश्चन था, ये एग्जांपल्स में क्वेश्चन था, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल 1 1 फंक्शंस। बट उस क्वेश्चन में पता क्या अच्छी बात थी कि सेट हमारा 1 2 3 तक ही था, तो मैं उसी से करूँगा इसको,
ये देखो जी, दोनों तरफ मैंने सेम, देखो यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी n एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर भी n एलिमेंट्स हैं। मैंने उसको समझाने के लिए आपको 3 एलिमेंट्स लिख के दिखा दिए, 3 इधर है 3 उधर है। अब देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब 1 के पास कितनी ऑप्शन है, ठीक है, 1 कैन हैव, देखो 1 के सामने ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। तो 1 कैन हैव, 1 के सामने कितनी ऑप्शन है, 1 के सामने कितनी ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, ठीक है। अब मान लो हमारा 1 जो है, 1 के सामने कितनी ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। अब मान लो हमारा 1 जो है, मान लो हमारा 1 जो है वो 1 से अटैच हो गया, हमारा 1 जो है 1 से अटैच हो गया। अगर हम 2 की बात करें तो 2 के पास कितनी ऑप्शन हैं, 2 के सामने 2 ऑप्शन है, या वो 2 से अटैच हो सकता है, वो 3 से अटैच हो सकता है, ठीक है। देखो आप कहोगे सर इससे भी अटैच हो सकता है, देखो अगर इससे अटैच हो गया तो 1 की 2 इमेजेस बन जाएंगी, वो फंक्शन ही नहीं रहेगा। तो 2 के पास जो है वो 2 ऑप्शन है, मगर 2 के पास जो है वो 2 ऑप्शन है, और 3 के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचती है। तो इस तरह से हमारा आंसर कितना आया, 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल आपको याद, हमने परमुटेशन एंड कम्बिनेशन में पढ़ा था। सर मल्टीप्लाई क्यों किया, आपको याद होगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो हमने +1 में सीखा था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है तो 2 चीज़ें पढ़ी थी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। मल्टीप्लिकेशन तब लगता है, मैं वो समझाया था कि हमें 1 को भी अटैच करना है, 2 को भी अटैच करना है, एंड 3 को भी करना है। जब भी बीच में एंड आता है हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यानी कि इसका आंसर कितना आ रहा है, 3 फैक्टोरियल आ रहा है। अब इसको मैं आपको फील करवाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं आपको फील करवाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। डायग्राम आपको पेपर में नहीं बनानी है, बट मैं जस्ट आपको थोड़ा सा फील करवाना चाहता हूँ कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर लिखो 1, यहाँ पर लिखो 1 2 3 सो ऑन अप टू n, 1 2 3 सो ऑन अप टू n। अब इसको उसके साथ कंपेयर करने की कोशिश करना, अब उसके साथ कंपेयर करने की कोशिश करना। 1 कैन हैव, ठीक है, 1 कैन हैव, 1 कैन हैव, 1 कैन हैव, क्या लिखेंगे, n ऑप्शंस। ध्यान से देखो 1 के सामने, यहां पर 1 के सामने कितनी ऑप्शंस थी, 1 2 3। यहाँ पर ये वाला जो 1 है, ये वाला जो 1 है, ये वाला जो 1 है, इसके सामने कितनी ऑप्शंस हैं, सर जी n ऑप्शंस पड़ी हैं उसके सामने। इतना आप समझ पाए हो, इतना आप समझ पाए हो। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब बताओ 2 कैन हैव, 2 कैन हैव, यहाँ पर आ जाओ। 1 जो है मान लो 1 से अटैच, किसी भी एक एलिमेंट से अटैच हो गया, तो 2 के सामने 2 ऑप्शन बच गई, मतलब एक कम हो गई। अब यहाँ पर अगर हम इस 2 की बात करें, अगर हम इस 2 की बात करें, अगर हम इस 2 की बात करें, तो इस 2 के पास देखो 1 किसी ना किसी से अटैच हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ था, 1 के सामने 3 ऑप्शन थी पहले, अब 2 के सामने कितनी ऑप्शंस रहेगी, 3 - 1 मतलब 2 ऑप्शंस रह गई हैं, एक कम हो गई। तो यहाँ पर पहले 1 के सामने n ऑप्शन थी, तो 2 के पास सामने कितनी ऑप्शंस रह गई, सर जी n - 1 ऑप्शंस। और आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलो। 3 कैन हैव, 3 कैन हैव। अब बताओ 3 के सामने कितनी ऑप्शंस हैं, अब 3 के सामने बताओ मेरे को कितनी ऑप्शंस हैं, ये 3 पड़ा है। अब देखो यहाँ पर 3 के सामने कितनी ऑप्शंस थी, एक, मतलब 3 में से अगर मैं देखो 3 में से 2 ऑप्शन तो उड़ ही गई, 3 में से 2 ऑप्शन तो उड़ गई, तो 3 - 2 मतलब 1। अब यहाँ पर n ऑप्शंस थी, n में से एक इसने रख ली, एक इसने रख ली, तो कितनी ऑप्शंस रह गई, n - 2 ऑप्शंस। सोच के भी देखो यार, खुद को इमेजिन करके देखो, 1 को अपनी जगह रख के देखो, 1 को अपनी जगह रख के देखो, आपके सामने n, ये मान लो n कैंडीज हैं, कैंडीज हैं। अब इस बच्चे ने जो 1
वन नाम का बच्चा जो है उसके सामने n कैंडीज हैं, उसको टीचर ने बोला कोई भी एक कैंडी अपनी मनपसंद की ले लो। अब उसके सामने n कैंडीज थी तो उसने n ऑप्शन थी उसके सामने, उसने उठा ली। अब उसने एक उठा ली, अब उसने जो है वो एक उठा ली। अब 2 के सामने, अब ऑब्वियस बात है एक उठ गई तो एक कम हो गई, n-1, ये भी उठा दो। अब 3 के सामने ऑब्वियस बात है 2 चली गई, उसके सामने 2 ऑप्शंस कम होगी, मैं n-2। तो इस तरह से हम जो है मतलब सो ऑन करते रहेंगे, जो है वो करते रहेंगे। कितना आएगा, तो इस तरह से कैसे यार, तो इस तरह से सो ऑन करते रहो। तो लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, लास्ट में देखो लास्ट वाला जो एलिमेंट है n कैन हैव, देखो लास्ट वाले एलिमेंट के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगी। सोच के देख लो, यहां पर भी 3 एलिमेंट थे, तो 3 के सामने एक ही ऑप्शन रह गई थी, इसको 4 कर दो। 1 के सामने कितनी ऑप्शन है, 4, 2 के सामने 3 के सामने 2, 4 के सामने 1, मतलब लास्ट वाले एलिमेंट के पास हमेशा एक ही ऑप्शन रहेगी। वहां पर क्या किया था, वहां पर देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ, देयरफॉर मैं लिखता हूं यहां पर, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, कितना आएगा, वहां पर भी सर मल्टीप्लाई किया था, यहां पर भी करेंगे n-1 n-2 सो ऑन इंटू 1। अब ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है, इसको मैं बोल सकता हूं n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल कितना होता है, n-1 n-2 n-3 सो ऑन अप टू 1। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में बड़े आराम से 3 मार्क्स में आ सकता है, रीजन असर्शन में आ सकता है कि उसमें जो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस बनेंगे वो कितने बनेंगे, n फैक्टोरियल। और इसका एक फॉर्मूला भी है वैसे बेसिकली देखा जाए तो, कि 1 ऑन टू फंक्शन हम कितने लिख सकते हैं, वो भी मैं आपको कहीं मतलब कि जब हमारा जो सिलेबस खत्म हो गया उसके बाद जब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे तो उस वीडियोस में वो मैं सब फॉर्मूलाज जो हैं वो आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखो ये क्वेश्चन देखने में जितना मुश्किल लग रहा है ना, इतना मुश्किल वैसे ये है नहीं है, यहाँ पर ना देखो बेसिकली क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है एक सेट दिया हुआ है, बी कोई सेट दिया हुआ है, f, g a to b कोई फंक्शंस डिफाइंड है। कितने फंक्शन डिफाइन है, 2। किस तरह से डिफाइन है, fx इस तरह से, gx इस तरह से, ठीक है। वेयर r f एंड g आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। हिंट दिया हुआ है, 1 वे नोट दैट 2 फंक्शंस a to b सच दैट f। तो ये बात की बात है, ये हमारा कोई काम का नहीं है। हमें पता है कि हमें 2 फंक्शंस लिखने हैं, अब फंक्शंस कैसे हैं, फंक्शन पहला लिखो, फंक्शन पहला है जी a to b f। अब a कैसा है वो लिख लेते हैं, a कैसा है जी -1 0 1 2, और b कैसा है, -4 -2 0 2। हो गया। अब फंक्शन डिफाइन कैसे है, वो भी लिख लेते हैं। फंक्शन डिफाइन है जी हमारा x² - x फॉर x बिलोंग्स टू a। ऑब्वियस सी बात है x कहाँ से आएगा, a से आएगा। तो अपना फंक्शन जो है वो लिखने की कोशिश करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो f ऑफ पहले क्या फिल करें, -1, तो फिल करो, बहुत इजी है, -1 का स्क्वायर प्लस, तो कितना आंसर आएगा 2, ठीक है। f ऑफ 0, नेक्स्ट 0 है ना, 0 का स्क्वायर -0 कितना आएगा, 0 ही आएगा। f ऑफ 1 कैसे फिल करेंगे, 1 का स्क्वायर -1 कितना आएगा, 0। f ऑफ 2 2 का स्क्वायर -2 कितना आ गया, 2 स्क्वायर -4 -2 कितना आ गया, 2। तो ये हमारी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो आ गई हैं, अब ऐसा करते हैं नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
नेक्स्ट पेज पे जी एक्स को लिखते हैं, नेक्स्ट पेज पे जी एक्स को लिखते हैं। अब जी एक्स जो है, जी भी हमारा ए टू बी डिफाइन है, ठीक है। अब ए कितना है, ए है जी हमारा -1 0 1 2, बी कितना है हमारा, बी कितना है हमारा -4 -2 0 2। अब देखो यहाँ पर आंसर 2 0, देखो ध्यान से वहाँ आंसर कितना आ रहा है 2 0 0 2, वो बी में से आएगा ना, तो 0 2 0 2 आंसर ये वाला आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि हमारा फंक्शन जो बाहर से आंसर दे रहा है। अब फंक्शन हमारा जी जो है वो किस तरह से डिफाइन है, जी हमारा किस तरह से डिफाइन है, 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1/2, एक्स माइनस 1/2 -1, इसी तरह से डिफाइन है। यस, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, फिर से वही बात है, एक्स बिलोंग्स टू ए आ गया। तो चलो जी ऑफ -1 की बात करते हैं। -1 फिल करेंगे तो करो जी यहाँ पर, तो करो यहाँ पर, बहुत इजी है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो कितना आएगा, ए -2 -1/2 -1, तो जी ऑफ -1 2 इंटू -3/2 -1। अब बेसिकली इसको ये मॉड से बाहर आ जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब इसको कट कर दो, अब इसको कट कर देते हैं, अब इसको जो है वो कट कर देते हैं, तो कितना आएगा 3 माइनस, तो कितना आएगा यार 3 - 1 बराबर 2। तो जी ऑफ -1 का आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। जी ऑफ -1 का आंसर कितना आ रहा है, 2, ठीक है। यहीं पर करने की कोशिश करें। चलो एक यहाँ पर करते हैं, जी ऑफ नेक्स्ट क्या है, 0 फिल करना है। जी ऑफ 0 2 इंटू 0 -1/2 -1। अब 2 इंटू -1/2 का मॉड -1। अब आपको पता है इसको कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 1/2, 1/2 का मॉड कितना होगा, +1/2 -1, ये कट गया, कितना आ गया 1 - 1 बराबर 0। अब नेक्स्ट चलते हैं, जी ऑफ नेक्स्ट कौन सा है, जी ऑफ 1 2 इंटू 1 -1/2 -1। ये क्वेश्चन तो आई थिंक बहुत ज़्यादा इजी है, मतलब अब आपको पता है यहाँ पर कितना आएगा 1/2, 1/2 का मॉड 1/2 ही होगा, ये आपस में कट गया, कितना आ गया 0। लास्ट जी ऑफ 2 ही है ना, 2 इंटू 2 -1/2 -1, कितना आएगा 4 -1/2 -1, कितना आएगा 3/2, 3/2 का मॉड कितना होगा +3/2, 3 - 1 2। सारे आंसर आ गए क्लियरली। अब देखो सारे आंसर आ गए हमारे पास, तो हम अब देखो सारे आंसर आ गए हमारे पास, चेक करो, मैं यहाँ पर लिखता हूँ f ऑफ -1, f ऑफ 0, f ऑफ 1, f ऑफ 2, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं हम g ऑफ -1, g ऑफ 0, g ऑफ 1, g ऑफ 2, ठीक है। अब आपको पता है ये दोनों क्या हैं, आपस में इक्वल। चेक करो, f ऑफ -1 का आंसर 2 आ रहा है, f ऑफ 0 का 0, फिर 0 फिर 2, मतलब इसके आंसर कितने आ रहे हैं 2 फिर 0 फिर 0 2। यहाँ पर भी चेक कर लो, पहले 2 आ रहा है, फिर 0 फिर 0 फिर 2, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, जस्टिफाई इफ एफ आर एफ एंड जी आर एफ एंड जी आर इक्वल, तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर एफ एंड
GR इक्वल, मतलब कुछ भी मुश्किल नहीं था, मतलब ये क्वेश्चन मुझे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं लगा, तो एक बट आपकी NCERT में था तो हमने कर लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 द नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। अब आपको पता है एग्जाम्पल्स में हमने ऐसे बहुत से क्वेश्चंस किए हैं, एग्जाम्पल्स में हमने ऐसे बहुत से क्वेश्चंस किए हैं, तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को आपने बहुत ध्यान से करना है, इन क्वेश्चंस को प्लीज़ आपने बहुत ध्यान से करना है। तो सबसे पहले हमारा जो मतलब कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि रिलेशन कहाँ पर डिफाइन है। रिलेशन जो है वो A टू A डिफाइन है, तो सबसे पहले A क्रॉस A लिख लो, ये लिखना सबसे ज़रूरी है। अब फिर से बोल रहा हूँ, देखने को ये MCQ है, सर हमें तो सिर्फ टिक लगाना है, अब टिक लगा दो, चलो मैं एक्सप्लेनेशन नहीं करता, अब टिक लगा दो। देखो बहुत से बच्चों को लगता है कि सर ये तो MCQ आपने इतना बड़ा सॉल्व करवा दिया। अरे यार, मैं सॉल्व करने को पेपर में थोड़ी ना बोल रहा हूँ, मैं आपको समझाने को बोल रहा हूँ। अब अगर आपको लगता है कि ठीक है मैं सॉल्व नहीं करता, आप इसको टिक करो, कितने रिलेशन, मतलब हमें रफ में तो या अपने माइंड में तो कैलकुलेट क्वेश्चन को करना ही पड़ेगा ना। तो सबसे पहले आपको पता है 1, 1, 1, फिर 1, 2, 1, 3 लिखना पड़ेगा, फिर 2, 1। याद करो एग्जाम्पल्स प्लीज़, मुझे एग्जाम्पल का नंबर नहीं याद, बट प्लीज़ लास्ट वीडियो में चेक करना, मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया, बहुत अच्छे से समझाया, क्योंकि 1 2 3 टू 1 2 3 है, तो यही ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। तो रिलेशन हमारा कैसा होना चाहिए, देखो रिलेशन लिखते हैं, रिलेशन जो है वो हमारा कैसा होना चाहिए। उन्होंने बोला कि नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 2 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव होने के लिए पहले तो मैं डबलेट लिखूंगा, 1 1 2 2 3 3 लिख लिए। उसके बाद उन्होंने खुद बोला कि 1 2 भी लिखो, 1 3 भी लिखो, लिख लिया। उन्होंने क्या बोला कि ये रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक हो। चलो जी, अगर मुझे इसको सिमेट्रिक करना है, तो मुझे 2 1 लिखना पड़ेगा, इसका उल्टा लिखना पड़ेगा, इसका उल्टा भी लिखना पड़ेगा। अब एक बार इसको चेक करते हैं कि मैंने रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो बना दिया, इसको ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव में हम क्या करते हैं सर जी, सारे पेयर चेक करते हैं। एक बार मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। चेक हम डबलेट कभी नहीं करते, 1 2 को चेक करते हैं, 1 2 1 3 2 1 3 1। 1 2 किस किस के साथ पेयर बना सकता है, 1 2 2 2 के साथ, 2 1 के साथ। यहाँ से क्या मिलेगा 1 2, यहाँ से क्या मिलेगा 1 1, और क्लियरली दोनों रिलेशन सेट में हैं। ये 3 3 के साथ पेयर बना सकता है, 3 1 के साथ बना सकता है। यहाँ से हमें मिलेगा 1 3, यहाँ से हमें मिलेगा 1 1, दोनों हमारे रिलेशन सेट में हैं। यहाँ से हमें 1 2 के साथ बना सकता है, 1 1 के साथ, 1 3 के साथ। यहाँ से हमें मिलेगा 2 2, यहाँ से हमें मिलेगा 2 1, यहाँ से हमें क्या मिलेगा 2 3। ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, क्योंकि 2 3 हमारे रिलेशन सेट में नहीं है। तो क्लियरली मैं लिख देता हूँ, क्लियरली R1 इज, जस्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, as 2 1 belongs to R1 and 1 3 belongs to 2 1 भी है, 1 3 भी है, which implies 2 3 does not belong to R1। तो रिलेशन एक बना लिया, उन्हें काउंटिंग पूछी है। अब दूसरा रिलेशन अगर हम बनाने जाएं, देखो घबराओ मत, हम वो नहीं बनाएंगे। दूसरा रिलेशन अगर बनाने जाएं तो अभी सी बात है, देखो हमने क्या क्या ऐड किया है, 2 1 3 1 भी ऐड कर लिया था रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए, एक पेयर रह गया, 2 3 और 3 2, 2 पेयर रह गए। और इन सबको अगर मैं इनको भी ऐड कर लूँ तो वो जो रिलेशन है, मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था, पूरा रिलेशन हो गया। अब पूरा रिलेशन का मतलब मैंने सारे एलिमेंट्स लिख लिए, मतलब वो हमेशा एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। देखो अगर कोई भी आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि इसका सबसे बड़ा इक्विवेलेंस रिलेशन बता दो, ये सेट खुद अपना जो है हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा।
सबसे छोटा कौन सा होगा इक्विवेलेंस, अगर सिर्फ हम डबलेट लिख दें 1 1 2 2 3 3, तो यहाँ पर हम सिर्फ एक ही रिलेशन जो है वो ऐसा लिख सकते हैं, एक ही रिलेशन जो है वो ऐसा लिख सकते हैं। अब वो कौन सा है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, मतलब हम एक ही लिख सकते हैं। अगर दूसरा लिखने जाएंगे वो इक्विवेलेंस बन जाएगा, बट हमें जो ट्रांजिटिव वो नहीं चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कंटेनिंग 1 2। अब देखो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, इस बार हमारा पूरा चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। अब इक्विवेलेंस रिलेशन लिखने कंटेनिंग 1 2, मतलब ऐसे क्वेश्चन ना बिलीव नहीं करोगे, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको पता है रिलेशन लिखना है। ठीक है, तो रिलेशन हमारा डिफाइन कैसे है, रिलेशन हमारा डिफाइन है A to A। ठीक है, सबसे पहले A क्रॉस A लिखना पड़ेगा। आपको पता है हम ऐसे बहुत से क्वेश्चंस कर चुके हैं, 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3। ठीक है, चलो अब 3 1 3 2 3 3। अब रिलेशन लिखने की कोशिश करते हैं R1। अब इक्विवेलेंस है, मतलब उसमें रिफ्लेक्सिव भी होगा, वो सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए पहले डबलेट ऐड करो, हमेशा पहले डबलेट तो ऐड करो ही ना। ये कर लिए। अब उन्होंने बोला 1 2 को भी करते हैं। अब सिमेट्रिक करने के लिए 2 1 तो ऐड करना ही पड़ेगा, एक बार इसको चेक कर लेते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक। वो डबलेट चेक नहीं करेंगे, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव चेक करना है। ट्रांजिटिव को ऐसा करते हैं, हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, 2 1 और 1 2 को चेक कर लो। ये बनाएगा 1 1 के साथ पेयर, ये बनाएगा 1 2 के साथ, ये बनाएगा 2 2 के साथ, ये बनाएगा 2 1 के साथ। यहाँ से हमें क्या मिलेगा 2 1, यहाँ से हमें क्या मिलेगा 2 2, दोनों हमारे रिलेशन सेट में हैं। यहाँ से हमें क्या मिलेगा 1 2, यहाँ से हमें क्या मिलेगा 1 1, ये दोनों सारे रिलेशन सेट में हैं। तो मतलब ये जो रिलेशन है R1 जो है R1 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन आई थिंक हमने एग्जाम्पल से भी किया हुआ। अब देखो R1 तो हमने लिख लिया, हमने 1 2 को भी ऐड कर लिया, 2 1 को भी ऐड कर लिया। अब ऑब्वियसली बात है, अब इसके साथ हमें नेक्स्ट और कोई पेयर ऐड करके देखना पड़ेगा। नेक्स्ट ऐसा करते हैं 1 3 3 1 को ऐड करेंगे। नेक्स्ट ऐसा करते हैं रिलेशन 2 लिखते हैं, रिलेशन R2। अब आपको पता है 1 1 2 2, अगर आपने एग्जाम्पल्स देखी है ना तो ये क्वेश्चन फिर आपको बहुत ईजी लगने वाले हैं। और बिलीव मी ये क्वेश्चन ना हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर आपको कोई रीजन असर्शन का कोई केस स्टडी क्वेश्चन अगर आएगा तो इनमें से आ सकता है। तो आपको पता है अब हमने 1 3 3 1 ऐड करके देखा है। अब देखो फिर से इसको चेक करने की कोशिश करेंगे, 1 2 लिखो जी, 1 2 लिखो, 2 1 लिख लो, 1 3 लिख लो, 3 1 लिख लो। अब देखो 1 2 के साथ कौन कौन पेयर बना सकता है, जैसे 1 2 के साथ 2 1 के साथ 1 1 पेयर बना सकता है, 1 2 बना सकता है, 1 3 बना सकता है। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा 2 3, वो हमारे रिलेशन सेट में नहीं है। इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, मतलब आपको देखो मैं आपको जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको MCQs जो हैं वो किस तरह से सॉल्व करने आएंगे, आपको करने आने चाहिए। मैंने जस्ट पेयर लिखे, मुझे लगा कि ये 2 1 3 1 से हमारी बात जो है वो नहीं बनेगी। वो जस्ट मैं यहाँ पर इतना कुछ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप उसको फील कर पाओ, समझ पाओ। अब देखो रिलेशन 3 की बात करते हैं। रिलेशन 3 क्या होगा 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 तो ऐड करना ही पड़ेगा। हमने क्या ऐड किया था, हमने 1 3 3 1 ऐड किया था, 1 3। अब 2 3 3 2 ऐड करते हैं, 2 3 3 2, ठीक है, 2 3 3 2। अब फिर से सारे पेयर लिखने की कोशिश करेंगे जल्दी से। तो देखो 1 2 सर 2 1
2 3 3 2। तो 2 3 को यहाँ पर पेयर करूँ, अब यहाँ से क्या मिलेगा 1 3। 1 3 हमारे रिलेशन सेट में 1 3 हमारे रिलेशन सेट में नहीं है, इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, मतलब ये भी ट्रांजिटिव जो है वो नहीं है। मतलब अगर हम एक एक पेयर बात करें, एक एक पेयर की बात करें, अगर हम एक एक पेयर की बात करें तो हमारी जो बात है वो नहीं बन रही, हमारी जो बात है वो नहीं बन रही। लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में हम R4 लिखेंगे। अब R4 में ऑब्वियस सी बात है 1 1 2 2 3 3, 1 2 2 1 तो ऐड करना ही है, इसके साथ 2 3 3 2 भी ऐड कर लो, इसके साथ 1 3 3 1 भी ऐड कर लो। मतलब मैंने सारे लिख लिए क्लियरली। अगर मैं सारे लिख लिए, मैंने वो बहुत बताया R4 इज़ एन, ये सबसे बड़ा सेट है, इससे ऊपर कुछ नहीं है, इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये भी इक्विवेलेंस है, ये भी इक्विवेलेंस है। तो कितने लिखे ऐसे हमने, नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से हमने इस पूरे चैप्टर को जो है बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको हमारे चैनल पर क्लास 12th का पूरा सिलेबस जो है वो ऑलरेडी जो है वो अपलोडेड है, और वो पुरानी NCERT के हिसाब से है। अब ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ चेंजेस है, वो मैंने कुछ ज़्यादा ही करवाया हुआ है, कम नहीं करवाया हुआ। नए वीडियोस लाने का मतलब यही है कि कुछ भी जो चेंजेस मेरी तरफ से हैं, जो भी मैं नए मेथड्स ला सकता हूँ, हमेशा मैथ्स को जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं उनको पता है हमारी इंटीग्रेशन की ट्रिक्स, उनको पता है हमारी डेरिवेटिव की ट्रिक्स, उनको पता है हमारे माइंड मैप्स, ये सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर मिलेगा। और इन सभी वीडियोस पर बहुत मेहनत लगती है, तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जूनियर्स के साथ, कोई क्लास 10th का सारा सिलेबस अपलोडेड है, क्लास 11th का सारा अपलोडेड है, क्लास 12th का सारा अपलोडेड है, तो आप उन सब के साथ शेयर कीजिए, इनसे हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं और भी अच्छे से जो है वो ऐसा काम करता चलूँ। और नेक्स्ट आप मुझे बताना प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कि नेक्स्ट आप कौन सा चैप्टर चाहते हो, कि कौन से चैप्टर को हमें पहले जो है वो कवर करना चाहिए, तो उसी हिसाब से हम इस बार चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।